Good morning to all of you students. Today I am going to teach you your next topic, द्रव अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्रव्य की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द्रव्य अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण, जैसे गलनांक, गलन क्रिया, क्वथन क्रिया, वाष्पन क्रिया, संघनन क्रिया, ऊर्ध्वपातन क्रिया, इनके बारे में आइए डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं अगली टॉपिक, द्रव्य अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। स्टेट ऑफ मैटर चेंज रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको द्रव्य अवस्था कैसे परिवर्तित होती है इसके बारे में विस्तार से बताया, और आज चलिए पढ़ते हैं द्रव्य अवस्था परिवर्तन से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। गलन, जिसको मेल्टिंग कहते हैं, गलन मीन्स मेल्टिंग। गलन किसे कहते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम को हम गलन क्रिया कहते हैं। इसको मेल्टिंग कहते हैं, इसको मेल्टिंग कहा जाता है, गलन क्रिया कहा जाता है। फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, गलन क्रिया कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। अब गलनांक क्या होता है? जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उसका गलनांक कहते हैं, उसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है। सल्फर की मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस, लेड की 327 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल की -114 डिग्री सेल्सियस होती है। तो हर पदार्थ का अपना एक गलनांक होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब जिस ताप पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो उसका गलनांक कहा जाता है। तो प्रत्येक पदार्थ का एक अपना निश्चित गलनांक होता है, वह उसकी एक मेल्टिंग पॉइंट होती है। चलिए देखते हैं दूसरा भौतिक गुण, हिमांक, जमना, जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। ये फ्रीजिंग क्या होती है, जमना क्या होता है? जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहा जाता है। और जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उसका हिमांक कहा जाता है, उसे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है। जल जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। और देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से वह ठोस अवस्था में बदलना शुरू करता है और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वह आरंभ करता है, और जब उससे ज़्यादा होता है तो वह मतलब गलन क्रिया आरंभ होती है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर वह बर्फ़ बनना शुरू करता है। तो इस तरह से बर्फ़ का, जल का गलनांक और हिमांक दोनों एक ही होता है। अगली टॉपिक है क्वथनांक, जिसको बॉयलिंग कहते हैं। ये बॉयलिंग क्या है, ये क्वथनांक क्या है? क्वथन क्रिया किसे कहते हैं? क्वथन क्रिया का मतलब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर
द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था मतलब वेपर अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक है वाष्पन। ये वाष्पन क्या होता है? यदि किसी बर्तन में कोई द्रव जैसे जल को रख ले तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते रहते हैं। यह क्रिया जो प्रत्येक ताप पर होती है वाष्पन कहलाती है। इस प्रकार मुक्त हुए अणु द्रव को वाष्प बनाते हैं। अपने क्वथनांक से कम ताप पर भी द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। किसी द्रव के अणु द्रव की बाह्य सीमाओं के भीतर अनियमित गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनकी औसत गतिज ऊर्जा द्रव के ताप पर निर्भर करती है तथा क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, वह ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि सभी अणु द्रव अवस्था के बंधन को तोड़कर गैस के रूप में मुक्त हो सके। फिर भी द्रव के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती है तथा इनमें से कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव अवस्था से मुक्त होने के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक ताप पर बाहरी पृष्ठ के निकट अवस्थित ऐसे अणु पृष्ठ से वाष्प के रूप में मुक्त हो जाते हैं। इसका एक प्रभाव यह भी होता है कि औसत से अधिक ऊर्जा के कुछ अणुओं के निकल जाने के कारण द्रव के शेष अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कुछ कम हो जाती है, जिससे द्रव का ताप कम हो जाता है। किसी द्रव के वाष्पन से उसका ठंडा होना इसी का परिणाम है, इसी का रिजल्ट है। अब यदि द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो द्रव के बंधन से मुक्त होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे द्रव के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसके विपरीत ताप घटाने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। जो वाष्पन की दर होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जिसे कहते हैं, वह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ताप पर, वायु की गति पर, ह्यूमिडिटी आर्द्रता पर और पदार्थ की प्रकृति पर, और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है सतह के क्षेत्रफल पर। तो वाष्पन की जो दर होती है ये सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जैसे अभी आप चाय को एक प्लेट में ले लीजिए और एक कप में ले लीजिए, आप देखोगे प्लेट में जो चाय आपने ली वो जल्दी ठंडी हो जाती है, कप वाली थोड़ा बाद में होती है। तो जो वाष्पन होता है वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाष्पन क्रिया किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये अगली वीडियो में हम आपको विस्तारपूर्वक समझाएंगे। अगली जो टॉपिक है वो संघनन, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये कंडेंसेशन क्या होता है? किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। मतलब पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे बादल का बनना या संघनन क्रिया के कारण बादल बनता है। किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से जब ठंडा करते हैं अथवा बिना ठंडा किए ही वाष्प दाब बढ़ाने से भी इसे संघनित किया जा सकता है। अभी आप वाष्प को ठंडा करिए तो वह पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे संघनन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए हम आपको बता देते हैं कि जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल का ताप कम हो जाता है और वायु में उपस्थित जो जलवाष्प वाटर वेपर होती है वह द्रव जल की बूंदों के रूप में वस्तुओं पर संघनित हो जाती है, जिसे आप ओस कहते हो। ओस यह संघनन का उदाहरण है। अब आप देखोगे गर्मी के दिनों में जब आप फ्रिज से कोई बोतल का पानी निकालते हैं तो आप देखते होंगे कि बोतल जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जैसे वो गीला हो जाता है। वह गीला क्यों हो जाता है? वह संघनन के कारण हो जाता है। तो कोहरा और बादल
ये दोनों संघनन का ही उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? और चलिए देखते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे आयोडीन, कपूर, अमोनिया क्लोराइड, नौसादर, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहा जाता है। ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब कि कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर अभी आप खुले में रख दीजिए, अभी वह सीधे वह गायब हो जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो कपूर, इसीलिए कपूर को कागज़ में बंद करके रखा जाता है। कपूर को ऐसे भी खुला रख दीजिए, कपूर गायब हो जाएगा। तो इस तरह से कपूर जो होता है वो सब्लिमेशबल सब्सटेंस कहा जाता है, ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका क्लास यहीं समाप्त हुआ। नाउ योर पीरियड इज़ ओवर। अच्छी तरह से वीडियो देखिए और अपने नोट्स बुक को बनाइए। धन्यवाद।